हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। दिस साइड योर होस्ट प्रिया तोमर। आज हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल मेथड या अनुप्रस्थ काट विधि के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिफरेंशियल मेथड एंड लॉन्गिट्यूडनल मेथड। देखिए, पिछली वीडियो में हम इन सभी मेथड्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और इससे पहले, इस मेथड को समझने से पहले आपको लॉन्गिट्यूडनल मेथड देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन कि ये मेथड है क्या। दिस मेथड इज़ जस्ट अपोजिट टू द क्रोनोलॉजिकल मेथड। जो मैंने आपको अभी बताया है लॉन्गिट्यूडनल मेथड या क्रोनोलॉजिकल मेथड, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है लॉन्गिट्यूडनल का, क्रोनोलॉजिकल। तो ये मेथड जस्ट अपोजिट है लॉन्गिट्यूडनल मेथड का। इन दिस मेथड रिसर्चर्स सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एजेस एंड सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स एंड फ्रॉम सेवरल ग्रुप्स विच आर स्टडीड टुगेदर एट अ टाइम। इस विधि में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो अलग अलग एजेस के और अलग अलग सोशो इकोनॉमिक लेवल के बच्चों को सिलेक्ट करता है स्टडी करने के लिए या अपनी रिसर्च करने के लिए। अब देखिए, क्रॉस सेक्शनल में और लॉन्गिट्यूडनल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि क्रॉस सेक्शनल मेथड में तो कई समूह का, कई ग्रुप का एक साथ और एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है उसमें क्या होता है, कई सालों तक रिसर्च चलती है और उसमें सिर्फ एक ग्रुप बना लेते हैं और उसी ग्रुप का बार बार अलग अलग टाइम पर रिसर्च की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल में सिर्फ एक ग्रुप होता है जिसकी रिसर्च बार बार की जाती है। क्रॉस सेक्शनल में कई ग्रुप होते हैं और कई ग्रुप का एक साथ और एक ही टाइम पर हम स्टडी करते हैं या अपनी रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट लाइन है फिर, आफ्टर दैट द बिहेवियर टू बी स्टडीड ऑन इन ऑल दीज ग्रुप इज़ मेजर्ड एंड कंपेयर्ड अमंग देमसेल्फ। उसके बाद इन सभी समूहों में अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का मापन करके आपस में तुलना करते हैं। हम क्या करते हैं, जब कई सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम उनके जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उनकी आपस में तुलना करते हैं, कंपेयर करके उनकी स्टडी करते हैं और अपनी रिसर्च को फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में भी है, इसमें 3 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें जो होता है क्रॉस सेक्शनल में अलग अलग ग्रुप बना लिए जाते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द रिसर्चर में वांट टू स्टडी द सेल्फ स्टीम ऑफ द क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, क्लास 8th एंड क्लास 12th बाय दिस मेथड। तो इस मेथड में क्या होगा, हम 3 ग्रुप बना लेंगे, एक 4th क्लास के बच्चे का, एक 8th क्लास के और एक 12th क्लास के बच्चों का। तो इन तीनों में सेम चीज़ हम देखेंगे, एज डिफरेंस देख सकते हैं या फिर आत्मसम्मान, या फिर हम उनकी शैक्षिक वृद्धि या एजुकेशनल अचीवमेंट में भी तुलना करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों क्लास के बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए उन सब का एक गुण होता है सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान। उस पर हम रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो तीनों ग्रुप की हम एक साथ एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा क्रॉस सेक्शनल मेथड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वेट अ सेकेंड। देखिए, जैसे इसमें बहुत सारे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम 3 ग्रुप बना लेते हैं, 4th क्लास का, 8th क्लास का और 12th क्लास का। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब देख लेते हैं इस मेथड की कुछ मेरिट्स भी हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये कि दिस मेथड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड एंड डाटा इज कलेक्टेड ऑन दैम एट वन गो। वेट अ सेकेंड। इस मेथड में, इस विधि में अध्ययन करने में समय की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई सारे ग्रुप्स की एक ही बार में स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि परियोज्य होते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन से हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर एक रिसर्चर अपनी स्टडी करता है। ठीक है, जिस भी इंसान पर वो अपनी स्टडी कर रहा है तो वो उसका सब्जेक्ट है। क्योंकि परियोज्यों के भिन्न भिन्न समूहों का चयन करके उन पर एक ही बार में आंकड़े संग्रह कर लिए जाते हैं।
बिल्कुल सही है कि इसमें हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई ग्रुप्स की एक साथ स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड ऑल्सो कॉस्ट लेस मनी एज द स्टडी इज़ कम्प्लीटेड इन वन गो। इस विधि में धन भी कम खर्च होता है, क्योंकि अध्ययन एक ही बार में पूरा हो जाता है। तो इसमें जो है हम मनी भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड क्या है, एक ही बार में कंप्लीट कर लेता है अपनी रिसर्च को, ठीक है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, बहुत ही लंबी रिसर्च होती थी, तो वहाँ पर वो मेथड काफ़ी कॉस्टली भी था। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं फिर, वेट अ सेकेंड। इन दिस मेथड द रिसर्चर डज नॉट नीड टू एक्सपेक्ट कॉर्पोरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस विधि में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो रिसर्चर होता है उसे लंबे समय तक अपने सब्जेक्ट के सहयोग की उम्मीद बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में होती थी, काफ़ी लंबे टाइम तक रिसर्च चलती थी। तो उसमें जो है रिसर्चर अपने सब्जेक्ट से या जिस पर वो अपनी रिसर्च कर रहा है उससे, उस व्यक्ति से ये उम्मीद रखता था कि वो मेरे साथ पूरी रिसर्च तक बना रहे। लेकिन इस मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम रिसर्च है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर, द डाटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड डज नॉट नीड टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों को काफ़ी लंबे समय तक संग्रह करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी डाटा हमें मिलता है इस मेथड से, उसे हमें काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए इसमें ये वर्ड क्यों आया है कि हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसलिए आया है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या था, हमें उस मेथड में डाटा को इसलिए इकट्ठा करके रखना होता था काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि वो कई जनरेशन तक वो रिसर्च चलती थी। मान लीजिए कि एक रिसर्चर जो है वो एक्सपायर हो जाता है बीच में ही रिसर्च के, क्योंकि वो चलती इतने टाइम तक है, तो उसको तो वो डाटा स्टोर करके रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही रिसर्चर तक ये कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है फिर, फॉलोइंग आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। इस विधि की प्रमुख सीमाएं क्या हैं। अब देखिए इसकी ड्रॉबैक्स, इसकी हानियां क्या हैं इस मेथड की, वो भी देख लेते हैं। इन स्टडिंग विद दिस मेथड द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द ग्रुप इज़ नॉट नॉन। वेट अ सेकेंड। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस विधि में समूह में होने वाले परिवर्तन की दिशा का पता नहीं चलता। अब दिशा का पता इसलिए नहीं चलता है, सपोज़ कीजिए कि जो बच्चा 4th क्लास में था, ठीक है, जो हमने ग्रुप 4th क्लास वाला बनाया था, कि जब उन बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा डेवलपमेंट 8th क्लास के स्टूडेंट्स का हुआ था वो बिल्कुल उसी तरीके से हो, ठीक है। समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो उनका भी इफ़ेक्ट यहाँ पर होता है। दिस हैपन्स बिकॉज द स्टडी इज़ डन एट द सेम टाइम इंस्टेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अध्ययन भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर ना करके एक ही समय में कर दिया जाता है। बिल्कुल, हम अपनी रिसर्च को क्या कर देते हैं, एक ही टाइम में कर लेते हैं, जिससे हमें जो टाइम के अनुसार चीज़ें बदलती हैं उनके इफ़ेक्ट का पता नहीं चल पाता, जबकि चीज़ें अफेक्ट करेंगी टाइम के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है फिर, बाय दिस मेथड द डेवलपमेंट एंड द चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ एनी वन स्टूडेंट कैन नॉट बी स्टडीड प्रॉपरली। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इस विधि द्वारा किसी एक छात्र में होने वाला विकास और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का भी ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता है, सपोज़ कीजिए कि जो 4th क्लास का बच्चा है, तो जैसा डेवलपमेंट 8th क्लास के बच्चे का उस टाइम पर हुआ था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब वो 4th क्लास का बच्चा 8th में जाएगा तो सेम डेवलपमेंट उसका ऐसा ही हो जैसे 8th क्लास के बच्चे का हुआ था, ठीक है। तो समय के अनुसार जब चीज़ें बदलेंगी तो हम उनमें होने वाले परिवर्तनों का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा ड्रॉबैक इसका ये हुआ। अब देखिए इसमें देखते हैं, बिकॉज इन दिस मैथड कोहर्ट इफ़ेक्ट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। अब इस विधि में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोहर्ट इफ़ेक्ट देखा गया है। अब देखिए कोहर्ट इफ़ेक्ट है क्या, ये ऐसा इफ़ेक्ट है जो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, उसे ही बोलते हैं हम कोहर्ट इफ़ेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट है फिर इन दिस मैथड द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैव लार्ज एज डिफरेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वन ग्रुप इज ऑफ 5 years old स्टूडेंट एंड अदर ग्रुप इज 20 years old स्टूडेंट्स. Now any comparison of behavior between these two groups will not be that meaningful because the experiences and social and historical background of both the age group will be different. अब देखिए इस पूरे का मतलब क्या है. इस विधि में जो हम सब्जेक्ट के समूह लेते हैं, जो ग्रुप लेते हैं, उनकी आपसी एज में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रुप आपने ले लिया 5 years के स्टूडेंट का, दूसरा ग्रुप आपने लिया 20 years के स्टूडेंट का. अब दोनों समूहों के बीच में किसी भी व्यवहार की तुलना उतनी सार्थक नहीं होगी. अब क्यों नहीं होगी उतनी सार्थक, क्यों ये मीनिंगफुल नहीं है? क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो सोशल और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है दोनों ही ग्रुप का, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फिर डेस्पाइट दीज सर्कमस्टांसेस द क्रॉस सेक्शनल मेथड इज़ ऑफन यूज बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट to make comparative studies of the behavior of different groups of students. अब इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी, इतने ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ अनुप्रस्थ काट विधि का उपयोग ही छात्रों के विभिन्न समूह के व्यवहारों का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए करते हैं. अब देखिए, अगर लॉन्गिट्यूडनल में क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंस देखें या फिर इसमें कंपेयर करें, तो जो ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है वो है हमारा क्रॉस सेक्शनल. ठीक है. कौन सा मेथड है? क्रॉस सेक्शनल मेथड. क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, एक तो वो उसमें समय ज़्यादा लगता है, दूसरी चीज़ कॉस्टली बहुत ज़्यादा है वो, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक चलती है. तो इसीलिए रिसर्चर ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड को. अब देखिए, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको ज़रूर याद रखना है. कभी कभी एग्जामिनर डिफरेंस भी पूछ लेता है क्रॉस सेक्शनल में और लॉन्गिट्यूडनल मेथड में. तो लॉन्गिट्यूडनल तो था कि एक समूह में, एक ग्रुप में अध्ययन कई सालों तक चलता है, और जबकि क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, कई ग्रुप बना लिए जाते हैं, उनका एक ही समय पर अध्ययन या एक ही समय पर रिसर्च की जाती है. ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है आपको. मेजर डिफरेंस है. बाकी और सारे डिफरेंस भी आप पिछली वीडियो में जाके लॉन्गिट्यूडनल मेथड देखिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये मेथड हो जाता है कंप्लीट. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय.